नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। आज हम बात करेंगे कंपनी और कंपनी लेखांकन की। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे दो चीजों को कि कंपनी क्या होती है और कंपनी का लेखांकन क्या होता है। दोनों चीजों को समझने के बाद हम लोग ये समझ पाएंगे कि वास्तविक रूप से कंपनी का निर्माण क्यों किया जाता है और कंपनी का लेखांकन क्यों किया जाता है और कॉर्पोरेट जगत में ये दोनों चीजें महत्वपूर्ण क्यों हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि कंपनी क्या होती है और कंपनी का लेखांकन क्या होता है। यहाँ पे जो दो बातें दी गई हैं कि कंपनी और कंपनी का लेखांकन, तो सबसे पहले हम लोग कंपनी समझने के लिए ये जानते हैं, जो हमारा पहला टॉपिक इसमें से है कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो लाजमी है कि कंपनी क्या होती है इसके बारे में कंपनीज एक्ट में बताया गया होगा। तो कंपनीज एक्ट के जो भी डेफिनेशन दिए गए हैं उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। इसमें कहा गया है कि भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा जो 220 यानी इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 2 क्लॉज 20 जो है वह कहता है कि कंपनी उसे कहते हैं जिसका समामेलन इस अधिनियम के अधीन या इसके पूर्व किसी अधिनियम के अधीन हुआ है। यहां पे कहने का मतलब यह है कि कंपनी वह है का मतलब कोई व्यवसाय है। कंपनी वह व्यवसाय है, उस तरीके का व्यवसाय है जो या तो वर्तमान कंपनीज एक्ट या तो वर्तमान कंपनी अधिनियम में उसका समामेलन हुआ है, यानी जो भी वर्तमान कंपनी अधिनियम के प्रावधान हैं उसके द्वारा उसका निर्माण हुआ है, या फिर इसके पहले इसके पूर्व कोई भी कंपनी अधिनियम हो उसमें इसका निर्माण हुआ है, वही व्यवसाय कहा जाता है कंपनी। उसी को हम लोग कहते हैं कंपनी का व्यवसाय। यहाँ पे बातें समझने वाली हैं कि कहा गया है कि इस कंपनी अधिनियम में जो हुआ है निर्माण वे भी कंपनियां कही जाएंगी, और इसके पूर्व तो यहाँ पे आप लोग जरूर समझेंगे कि अगर इसके पहले जो कंपनीज एक्ट 1956 था, यानी कंपनी अधिनियम 1956 था, उसमें जो कंपनियां निर्मित की गई हैं वे भी क्या होंगी, इस डेफिनेशन में आएंगी। और उसके बाद से जो नया कंपनी अधिनियम आया था 2013 का, उसमें भी जो कंपनियां निर्माण की गई हैं, जिनका निर्माण हुआ है, वे दोनों कंपनियां आएंगी। यहाँ पर जो लॉ का डेफिनेशन दिया गया है, इसके प्रोविजन में कहा गया है, ये डेफिनेशन थोड़ा सा अनक्लियर्ड है। तो हम लोग अगले डेफिनेशन में समझेंगे जाएंगे तो हमको समझ में आएगा कि वह डेफिनेशन हमको अच्छे से समझा देता है, जो प्रोफेसर हैने के अनुसार हैने के द्वारा दिया गया है। वे कहते हैं कि कंपनी विधान यानी किसी कानून के द्वारा निर्मित यानी बनाई गई है एक कृत्रिम व्यक्ति है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि वह एक कृत्रिम व्यक्ति है, यानी ऐसा व्यक्ति है कंपनी जिसको बनाया गया है। कृत्रिम का मतलब होता है आर्टिफिशियल। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे पास यह एक कैलकुलेटर है, तो इस कैलकुलेटर को हम लोगों ने ही बनाया हुआ है, यानी मानवों ने बनाया हुआ है। मेरे पास यह एक पेन है, तो इस पेन को भी क्या किया है, हम लोगों ने बनाया हुआ है। तो जिन चीजों को कोई मानव बनाता है उसको कहा जाता है कृत्रिम, यानी आर्टिफिशियल। क्या कहा जाता है, आर्टिफिशियल कहा जाता है। तो यहाँ पर कंपनी भी क्या है, कृत्रिम व्यक्ति है। और दूसरी बात, यह व्यक्ति की तरह है। तो यहाँ पर आप लोग पहले स्टेप में समझेंगे कि कंपनी विधान के द्वारा यानी कानून के द्वारा बनाई गई एक व्यक्ति है, बनाया गया एक व्यक्ति है, और वह व्यक्ति क्या है, कृत्रिम व्यक्ति है। यानी वह हम लोगों जैसे चल फिर नहीं सकता, खा नहीं सकता, बोल नहीं सकता, गाना नहीं गा सकता, मेरे जैसे पढ़ा नहीं सकता, आप लोगों जैसे सुन नहीं सकता, लेकिन वह एक व्यक्ति है जो कहा गया है कंपनीज एक्ट में। आगे हम समझते हैं तो ये बात है कि यह एक पृथक मतलब होता है सेपरेट, मतलब अलग, ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि वैधानिक अस्तित्व रखती है।
यानी जो कंपनी है वह क्या है, एक सेपरेट अस्तित्व रखती है, यानी उसका जो अस्तित्व है, यानी जो उसकी आइडेंटिटी है वह अलग है, ठीक है। और वैधानिक मतलब होता है कानूनी, यानी लीगल। क्या है, इसको लीगल कहा जाता है। और जो कंपनी है, कंपनी के पास जो भी अस्तित्व है उसका, यानी जो उसकी आइडेंटिटी है वह सेपरेट है, यानी जो कंपनी में काम कर रहे हैं लोग उन लोगों से, और उसके साथ जो यह कंपनी है वह वैधानिक होती है, यानी लीगल होती है। इसलिए कहा जाता है कि ये कंपनी जो है यह पृथक और वैधानिक अस्तित्व रखती है। आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि इसको अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त है। अब अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त है का मतलब ये होता है कि शाश्वत, इसको हम लोग कह सकते हैं कि शाश्वत मतलब जो हमेशा रहने वाला है। कंपनी को एक ऐसा उत्तराधिकार प्राप्त है जो हमेशा रहने वाला है। ईश्वर के बारे में आपने सुना होगा, भगवान के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि भगवान हमेशा रहने वाले हैं, यह आत्मा हमेशा रहने वाली है। अगर आप लोग थोड़ा सा सोचेंगे तो समझ में आएगा। तो उसी तरीके से जो ये कंपनी होती है इसका भी क्या होता है, उत्तराधिकार क्या होता है, हमेशा रहने वाला होता है, शाश्वत होता है। इसे इंग्लिश में कहा जाता है परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है। और आगे कहा गया है और इसकी एक सार मुद्रा यानी कॉमन सेल भी होती है। तो यह डेफिनेशन हमें बताता है, हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि कंपनी विधान के द्वारा एक निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है, यानी कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जो विधान के द्वारा निर्मित की गई है, बनाई गई है। विधान मतलब होता है कानून के द्वारा, और कानून कहाँ पास होते हैं, हम लोगों के देश के पार्लियामेंट में यानी संसद में, और सरकार के द्वारा बिल यानी विधेयक जब पेश किए जाते हैं पार्लियामेंट में तब। यह एक पृथक यानी सेपरेट वैधानिक अस्तित्व रखती है, यानी लीगल आइडेंटिटी रखती है, यानी इसकी जो आइडेंटिटी है, जो कंपनी में काम कर रहे लोग हैं, एम्प्लॉय हैं, डायरेक्टर्स हैं, कंपनी के शेयर होल्डर जिन्होंने शेयर लिया हुआ है उनसे अलग होता है अस्तित्व इसका। यानी जो कंपनी के मालिक जिन्हें कहा जाता है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं वे अलग होते हैं, और कंपनी क्या होती है, अलग होती है। और इसको अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त है, और इसकी एक सार मुद्रा यानी कॉमन सील भी होती है, जो आप लोगों ने देखा होगा। सार मुद्रा जब कभी भी कोई कंपनी का डॉक्यूमेंट बनता है तो उस पर मुहर लगा दिया जाता है और वो हमेशा काम आता है। हम आगे बढ़ते हैं तो हमें समझना है कि कंपनी की विशेषताएं क्या होती हैं। मेरे प्रिय साथियों, आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी क्या होता है। अब हम समझेंगे कि कंपनी की विशेषताएं क्या होती हैं। विशेषताओं में बहुत सारी बातें हम लोगों ने क्या किया हुआ है, प्रोफेसर हैने के डेफिनेशन में समझ लिया हुआ है और जान लिया हुआ है। वही सारी बातें हैं, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। यहाँ पे कहा गया है कि विधान द्वारा निर्मित व्यक्ति, यानी जो भी विधान, जो भी कानून हम लोग के देश के संसद में पारित किए गए हैं, उन्हीं कानूनों के अनुसार क्या किया गया है, कंपनियों का निर्माण किया गया है या निर्माण किया जाता है। यहाँ पर विधान की बात की गई है, तो विधान कौन सा होगा, जब कभी भी कंपनी का निर्माण होता है तो हमेशा कंपनी का निर्माण कंपनी एक्ट के अनुसार होता है, चाहे वो कंपनीज एक्ट 1956 में हो गया हो निर्माण किसी कंपनी का, या फिर वर्तमान कंपनी अधिनियम जो 2013 उसमें हो गया हो। अब हम बात करेंगे अगले की, दूसरे की। इसमें कहा गया है अस्थाई अस्तित्व, यानी जो इनका जो अस्तित्व होता है वह क्या होता है, अस्थाई होता है। अस्थाई होने का मतलब यह है ये कंपनियां अपने आप नहीं बंद होती हैं। आगे कहा गया है कि स्वतंत्र अस्तित्व, और जो इनका अस्तित्व होता है वह स्वतंत्र होता है। यहाँ पे आप लोग समझेंगे कि कंपनी क्या है, अलग है, और कंपनी में काम करने वाले सारे के सारे एम्प्लॉय क्या है, अलग होते हैं। अगला कहा गया है सीमित दायित्व। सीमित दायित्व का मतलब ये होता है कि जो भी कंपनी है उस पर जब कभी भी कोई भी लोन या कोई भी लायबिलिटी आएगी तो हमेशा का हमेशा जो कंपनी के पास संपत्तियां हैं वे संपत्तियां यानी एसेट, वही एसेट ही बेचे जाते हैं जो कंपनी के पास होते हैं, चाहे कंपनी के पास
उसका फर्नीचर हो, टेबल हो, चाहे कोई भी उसका फिक्स्ड एसेट हो या फिर उसका करंट एसेट हो, उन्हीं को बेचा जाएगा, न कि जो वहां पे काम करने वाले एम्प्लॉई हैं उनकी जमीन जायदाद को, और न ही वहां पे जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनके पैसे को लिया जाएगा, और ना ही शेयर होल्डर्स के साथ साथ जो भी डायरेक्टर हैं उनके पैसे को लिया जाएगा। इसलिए आप लोग समझेंगे कि इस कंडीशन में जो भी दायित्व है वह सीमित है। कंपनी यहाँ पे समझने वाली बात ये होती है। अगला कहा गया है सार मुद्रा। कंपनी के पास अपनी सार मुद्रा होती है, क्योंकि कंपनी तो कोई व्यक्ति है नहीं कि आएगी उठ करके साइन कर देगी। हम लोग होते हैं तो हम लोग अपने डॉक्यूमेंट पे साइन कर देते हैं, बात खत्म हो जाती है। लेकिन अगर कंपनी की बात की जाएगी तो कंपनी क्या है, एक निर्जीव व्यक्ति है, तो निर्जीव व्यक्ति के लिए यहाँ पर एक मुहर रखी जाती है। अगला कह रहा है कि हस्तांतरण योग्य अंश। जो कंपनी के पास अंश होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं, यानी अगर कोई व्यक्ति है उसने कोई भी अंश लिया हुआ है, मान लीजिए मैंने क्या किया हुआ है, किसी कंपनी का 500 शेयर लिया हुआ है और मैं चाहता हूं उस कंपनी के शेयर्स को अपने पास न रखूं, तो मैं क्या करूंगा, किसी और व्यक्ति क्या करूंगा, ट्रांसफर कर दूंगा। कोई भी है मैं उसको ट्रांसफर कर दूंगा। तो जो कंपनी का अंश होता है वो हमेशा का हमेशा हस्तांतरण योग्य होता है, यानी ट्रांसफरेबल होता है। अब हम बात करेंगे दूसरे की, यानी कंपनी के लेखांकन की बात करेंगे हम लोग, और जानेंगे कि कंपनी का लेखांकन क्यों होता है। मेरे प्रिय साथियों, आप लोगों ने समझा होगा और जाना होगा कि कंपनी में जिस तरीके से नॉर्मल बिजनेस में यानी प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में और पार्टनरशिप बिजनेस में बहुत सारे बिजनेस के ऑपरेशंस होते हैं, बिजनेस के ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो उन ट्रांजैक्शन को कलेक्ट किया जाता है और उन ट्रांजैक्शन को एक जगह पे रखा जाता है। आप लोगों ने समझा होगा, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा तो जर्नल एंट्री की होगी, उसके बाद से लेजर बनाया होगा, कई बार आप लोगों ने कैश बुक, परचेज बुक भी बनाया होगा, उसके बाद से फाइनल अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, सारे की सारी चीजें आप लोगों ने बनाई होंगी और ये अकाउंटिंग करी होगी। तो उस कंडीशंस में आप लोगों ने अकाउंटिंग इसलिए किया हुआ है एज ए अकाउंटेंट कि बिजनेस को क्या है, इसकी जरूरत है। जब कभी भी बिजनेस जाएगा कहीं पे लोन लेने के लिए, जब कभी भी कंपनी जाएगी लोन लेने के लिए या फिर किसी भी चीज की अप्रूवल के लिए गवर्नमेंट के पास जाएगी, तो कंपनी को क्या करने पड़ेंगे, कंपनी को ये देखना पड़ेगा कि उसके पास जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं वह कैसे हुए हैं, कंपनी का पोजीशन कैसा है, कंपनी का इनकम कैसा है। तो इन सारी चीजों को देखने के लिए कंपनी को अकाउंटिंग करनी पड़ती है। और कंपनी का अकाउंटिंग कैसे करते हैं, तो कैसे करते हैं का मतलब ये होता है कि जो भी कंपनीज एक्ट 2013 में प्रोविजन दिए गए हैं कंपनी की अकाउंटिंग करने के लिए, वे सारे के सारे प्रोविजन अप्लाई करने पड़ते हैं किसी भी कंपनी की अकाउंटिंग के लिए। हम अब समझते हैं कि कंपनी की अकाउंटिंग में कौन कौन सी बातें आती हैं। मेरे प्रिय साथियों, यहाँ पर जब कभी भी कंपनी की अकाउंटिंग की जाती है तो हमारे पास कुछ बातें आती हैं ऐसे, जो हमारे पास अंश होते हैं, अंश हमारे कितने इशू हुए, कितने इशू नहीं हुए, कितने हमारे पेड अप शेयर कैपिटल हैं, कितने हमारे कॉल्ड अप कैपिटल हैं, कितने हमारे ऑथराइज कैपिटल हैं, सारे की सारी चीजों की अकाउंटिंग की जाती है। जो भी हमारे पास इन अंशों में समता अंश और पूर्वाधिकार अंश होते हैं उनका लेखांकन किया जाता है। इसके साथ साथ हमारे पास जो ऋण पत्र होते हैं उनका लेखांकन किया जाता है। किसी भी कंपनी का अगर एकीकरण होता है उसका लेखांकन किया जाता है। किसी भी कंपनी का अगर पुनर्निर्माण होता है उसका लेखांकन किया जाता है। इसके साथ साथ कभी भी कंपनी के जो अंश होते हैं अंशों का मूल्यांकन करना पड़ता है। जब कभी भी कंपनी बिकती है तो ये तमाम चीजें करनी पड़ती हैं कंपनी को। इसके साथ साथ कंपनी का रेशियो एनालिसिस, तमाम तरह की चीजें होती हैं, उसके लिए कंपनी अकाउंटिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो मेरे प्रिय साथियों, हम लोगों ने इस वीडियो में जाना और समझा कि कंपनी क्या होती है और कंपनी का अकाउंटिंग क्या होता है। इसमें हम लोगों ने समझ लिया कि कंपनी की अकाउंटिंग किस लिए की जाती है और आखिर में कंपनी वास्तविक रूप से है क्या। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न हो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से जुड़े हुए तो उन सारे के सारे प्रश्नों को हमें जरूर बताएं। हम लोग अब आगे से इश्यू ऑफ शेयर्स के टॉपिक्स को पढ़ेंगे
और सारे के सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे वन बाय वन। ये हमारा एक इंट्रोडक्शन का वीडियो था जिसमें हमने महत्ता को जान ली कि कंपनी क्या होती है और कंपनी की अकाउंटिंग क्यों और कैसे की जाती है। तो इन सारे के सारी बातों को समझने के बाद हम अब बढ़ेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स को समझेंगे और जानेंगे। हम लोग आगे समझेंगे कि किस तरीके से कंपनी अपने शेयर को इशू करती है, कंपनी अपने शेयर को इशू करते समय किन किन बातों का ध्यान रखती है। इन सारी की सारी बातों को प्रैक्टिकली मैं आपको समझाऊंगा और बताऊंगा कि आप कैसे अपने सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और उन सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद से मैं क्या करूंगा, आपको अपनी वेबसाइट, जो हमारी वेबसाइट है आशीष कॉमर्स classes.com, मैं यहां पर आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। जो वहां पे सॉल्व क्वेश्चन होंगे वो आपको मिल जाएंगे। आप यहां जाकर के कभी भी किसी भी टाइम उस क्वेश्चन के आंसर को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।